MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो का। दर्शकों, आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर सिस्टम ने एक 27 साल के इंजीनियर की जिंदगी को खत्म कर दिया। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि सिस्टम की लापरवाही सामने आई है। उसी जगह पर नोएडा सेक्टर 150 सेक्टर में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, एकदम गुप्त अंधेरा था। अभी तो यहाँ पर खंबा लग गया है, यहाँ बैरिकेड्स लग गए हैं, यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि रास्ता उस तरफ नहीं, उस तरफ नाला है, सड़क इस तरफ है। लेकिन जब ये घटना घटित हुई थी उस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था और इस 27 साल का युवराज जो पेशे से इंजीनियर था वो नाले में जा गिरता है और उसके बाद 90 मिनट तक लगातार मदद की गुहार करता रहा, टॉर्च के जरिए इशारा करता रहा, लेकिन सिस्टम एकदम अपनी कुंभकर्णीय नींद में सो रहा था। इस खबर को विस्तार से मैं बताऊंगी दर्शकों, लेकिन दर्शकों इस खबर पर मैं आपको बता दूं आज 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर इनसाइड स्टोरी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ भोपाल से सत्य विजय, लखनऊ से आदर्श और प्रयागराज से पलक भी जुड़ेंगी। आपको मैं बता दूं सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर अब कड़ा एक्शन लिया है और एक्शन ऐसा लिया है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ यानी कि चीफ इंजीनियर ऑफिसर को उनके पद से हटा दिया गया है, जिनका नाम लोकेश एम, उनको पद से हटाया गया है। सख्त कार्रवाई की गई है और कोई नई जगह पर भी कोई नई तैनाती नहीं हुई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था जेई को हटाने के बाद, सस्पेंड करने के बाद कि अब सीईओ पर एक्शन कब होगा, और वो एक्शन लिया गया है दर्शकों। लेकिन सुलगते सवाल रिपब्लिक भारत के यहाँ पर बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर सीईओ पर तो एक्शन हो गया है, इंजीनियर की मौत के बाद सीईओ पर एक्शन तो हो गया है, लेकिन जो यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर एक्शन कब होगा? जो आरोपी बिल्डर है उस पर एक्शन कब होगा? उसके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? और वो बचाव दल जो मौके पर पहुंच चुका था लेकिन मदद करने के लिए उस नाले में नहीं उतरा था क्योंकि उनको अपनी जिंदगी प्यारी थी, और ऐसे में वो युवराज टॉर्च दिखा कर बार बार कहता रहा मदद करो। 90 मिनट तक उसने मदद मांगी लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। सबको अपनी जिंदगी प्यारी थी, लेकिन एक शख्स की जिंदगी को जाते हुए कई लोगों ने एक साथ एक झुंड में खड़े होकर देखा और सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रशासन और पुलिस की लापरवाही और नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से युवराज इस दुनिया में नहीं रहे। दागने के बाद वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लड़का जीवित रहा। उसने सबसे बचने की गुहार लगाई है। कम से कम 100 से प्लस लोग थे यहाँ पर रात को। हाथ भी जोड़ रहा, बेचारा रो रहा था बुरी तरह, बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं तरफ। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन युवराज की मौत के बाद उठे सवालों के जाल ने पूरे सिस्टम को जकड़ लिया। सवाल ये कि युवराज की मौत का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? अपराधी बिल्डर है या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी या फिर बचाव दल के वो कर्मचारी जिन्हें डूबते हुए को बचाने का जिम्मा सिस्टम ने सौंप रखा है? हर कोई युवराज को मौत के मुंह में जाते हुए बस देखता रहा। युवराज की चीखें लोगों के कानों को चीरती रही, लेकिन युवराज को बचाने की हिम्मत सिस्टम नहीं कर पाया, और जिसने हिम्मत दिखाई, जिसने अपनी जान पर खेलकर कोशिश की, सिस्टम अब उसकी जुबान को सील देना चाहता है। मेरे अंदर डाउट क्यों है इस चीज़ को लेकर? ये लोटस वाले की जमीन इस बिल्डर की पोल ही मेरी वजह से खुली है। मैं तुम्हारे सामने नहीं बोलूंगा तो तुम 2-4 मिनट में वीडियो बना के तुम चले जाओगे, लेकिन जितनी सच्चाई मैंने बताई उतनी तुम्हें नहीं पता होती, ना कोई बता पाता। मैंने पूरी सच्चाई बताई है, तो मैं बिल्डर के किसी चीज़ के लेकर बुरा लग गया। 1000-2000 करोड़ का मालिक है मैं तो मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं उसके सामने क्या हूँ बताओ? सरकार पैसे में बिकती है, दुनिया को पता है। रात करीब 11:45 पर युवराज की कार उस मौत वाले बेसमेंट में गिरी थी जिसे बिल्डर ने मॉल बनाने के लिए खोद रखा था।
कड़ी मशक्कत के बाद युवराज कार से बाहर आए और कार की छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया। युवराज ने पिता से कहा, पापा मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। 12:40 पर युवराज के पिता और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चिल्लाते रहे। तभी पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी गई। 20 मिनट बाद यानी रात 1 बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। बचाव दल के लोग भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन पानी ठंडा और गड्ढे में लोहे की छड़ें होने के चलते बचाव दल के लोग अंदर नहीं घुसे। तब तक युवराज पूरी तरह डूब चुके थे। रात 2:30 पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इंजीनियर युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक युवराज की मौत कार्डियक अरेस्ट पड़ने से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कड़ाके की ठंड में बर्फ जैसे ठंडे पानी में 2 घंटे तक फंसे रहने और मौत को सामने देखकर हुई घबराहट के कारण युवराज को दिल का दौरा पड़ गया था। ठीक इसी रास्ते से युवराज, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रशासन और पुलिस की लापरवाही और नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से युवराज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसी सड़क से वो ग्रैंड विटारा गाड़ी में सवार होकर बस 20 मीटर की दूरी पर उनका घर था और अपने घर को जा रहे थे। ये चौराहा था, यहाँ से उन्हें जाकर के राइट लेना था और इसी चौराहे से जब युवराज राइट लेते तो उनका घर आ जाता, अपने पिता के साथ रहते। लेकिन जो घटना हुई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। इसी सड़क से जब युवराज अपने घर को लौट रहे थे और ये मेरे सामने आप ये चौराहा देख रहे हैं, जहाँ पे फिलहाल आपको बैरिकेडिंग्स जो है वो पुलिस की नज़र आ रही होगी, लेकिन ये बैरिकेडिंग्स कल तक यानी परसों रात तक जब ये घटना हुई उस दिन तक ये बैरिकेडिंग्स नहीं थी। अगर ये बैरिकेडिंग्स पहले होती तो युवराज की जान बच जाती। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सेक्टर 150 के जिस इलाके में ये हादसा हुआ वहाँ 1 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए की कीमत के फ्लैट्स हैं, लेकिन इलाके में मोबाइल के नेटवर्क ठीक से नहीं आते। युवराज ने जब अपने पिता को फोन मिलाया तब भी नेटवर्क की समस्या के चलते उसकी बात ठीक से नहीं हो पा रही थी। पूरे एरिया में सिग्नल की प्रॉब्लम है, जिसके लिए समय समय पर यहाँ से बहुत लेटर्स हमारे सोसाइटी की तरफ से भी गया है। भी एक लेटर है। ये नेटवर्क हमने सीओ नोएडा अथॉरिटी को दिया था, हमारे बिल्डर्स ने दिया था, सारे ऑपरेटर्स को दिया था, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बट वो यहाँ पे नेटवर्क लगाना नहीं चाहते। नेटवर्क की वजह से वो बच्चा अपने बाप से कांटेक्ट नहीं कर पाया, अपने फादर से कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो और उसकी जान पे बन आई। कितना उसमें एक गलत पॉइंट है। हम हर रोज इस बात से स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता। कोई हमें इमरजेंसी को डायल करना हो, इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए हो तो इट्स अ हेडेक। पहले गैस के लिए स्ट्रगल करिए, फिर बिजली के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अब टॉवर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हर एक को लेटर डाल चुके हैं, हर एक से फॉलोअप्स कर रहे हैं कि आप करा लो। यहाँ पे पीछे वो बाढ़ का टाइम भी आया था, तब भी सबके हाथ जोड़े, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों इस सेक्टर को स्पोर्ट्स सिटी तो बोल देते हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर बोल देते हैं, लेकिन उसके नाम पे कुछ करने के लिए कोई आगे आता नहीं। जैसे किसी को कोई करना नहीं है, किसी को कुछ देखना नहीं है। पता नहीं ये लोग सब अपने ऑफिस के अंदर जाके सो जाते हैं। युवराज की मौत से पहले तक सोया हुआ सरकारी सिस्टम रिपब्लिक भारत की मुहिम के बाद जागा है। ट्रैफिक सेल के जेई नवीन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। लोटस बिल्डर के आवंटन की रिपोर्ट मांगी गई है। 2 बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। हादसे वाली जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर लगाकर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। बारे में नोएडा अथॉरिटी का क्या जवाब है? चूँकि आप जानते हैं कि वो स्पोर्ट्स सिटी का इलाका है, पिछले 5 साल से वहाँ रोक भी लगी हुई थी, तो अब ये देखने की बात है कि वो वाला जो एरिया है वो कौन से स्पेसिफिक उसमें आ रहा है, प्लॉट कौन कौन सा वहाँ पर, और क्या कार्रवाई होनी थी। इसमें मौके पर भी टीम्स गई है, वो देख के बताएंगे कि कार्रवाई करेंगे उसमें। युवराज की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार आखिर कौन कौन है, चलिए आपको बताते हैं। युवराज की मौत के जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी है, जिसने लोगों की शिकायत के बावजूद सेक्टर 150 की सड़कों पर सुरक्षा इंतजामों और खुले गड्ढों पर ध्यान नहीं दिया। युवराज की मौत के जिम्मेदार बिल्डर MZ, विशटाउन प्लानर्स और लोटस ग्रीन्स हैं, जिन्होंने गड्ढा खोदकर लोगों को मरने के लिए उसे खुला छोड़ दिया। युवराज की मौत के जिम्मेदार वो पुलिसकर्मी भी हैं, जिन्होंने पानी में उतरने से मना कर दिया। युवराज की मौत का जिम्मेदार वो अधिकारी है जिसने गोताखोरों को समय पर नहीं भेजा, ना ही मौके पर सही उपकरण भेजे।
करवाया। अगर नाला कवर होता तो आज उसकी जान बचती ना। मैं बोल रहा हूँ नाले को कवर करना वो सिविल डिपार्टमेंट से है ना, वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। मैं तो डेली आता हूँ। क्या गंदगी कहाँ पर है? गंदगी कहाँ है बताइए। सर नाले की सफाई, नाले के अंदर सरिया है सर, नाले के अंदर सरिया है, दलदल है। इधर देखिए सर, इधर देखिए मेरा क्राइटेरिया है ना। हाँ तो वो जो आप सवाल से करें कवर्ड क्यों नहीं है, तो वो मुझसे कंसर्न नहीं है। कुल मिलाकर युवराज की मौत का जिम्मेदार पूरा सिस्टम है, क्योंकि करीब 90 मिनट तक युवराज अपनी कार की छत पर खड़े होकर मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन सिस्टम की आंखों में युवराज के मोबाइल की रोशनी नहीं चुभी और युवराज सिस्टम की मौत मर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज से सहयोगी पलक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं शो में, लेकिन अब सीधा हम चलेंगे भोपाल में सत्यविजय इस वक्त मौजूद हैं। सत्यविजय, हमने नोएडा की तस्वीर तो दिखा दी, लाचार सिस्टम की वजह से कैसे एक 27 साल के युवराज की जिंदगी खत्म हुई, लेकिन अब आप दर्शकों को ये बताइए कि भोपाल में सिस्टम की लापरवाही की वजह से बुजुर्ग की जान कैसे गई। जी हाँ, देखिए अब ग्राउंड जीरो में बात करेंगे भोपाल में मौत वाली लिफ्ट की। जी हाँ, यहाँ पर भोपाल में एक 77 साल के बुजुर्ग की मौत लिफ्ट के डक्ट में गिरने से हो गई और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन तक बुजुर्ग की लाश डक्ट में पड़ी रही। आखिर इस बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो बिल्डर जिसने वो बिल्डिंग बनाई या फिर वो सरकारी अधिकारी जिनको इतनी बड़ी इमारतों की मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरे में हमने पिताजी को ढूंढा, वो तो यहाँ पे लिफ्ट जैसी उठाई तो उसके नीचे दबे हुए थे। कैप देख रहे हैं और जो जूता आप देख रहे हैं ये उन्हीं बुजुर्ग के हैं। सिस्टम नोएडा का हो गया भोपाल का, हालात हर जगह एक ही है। देश का सरकारी सिस्टम लापरवाही के नए लक्ष्य हासिल कर कीर्तिमान रच रहा है। नोएडा में 27 साल का इंजीनियर सिस्टम की नाकामी के चलते 70 फीट गहरे गड्ढे में डूबकर मर गया, तो भोपाल में 77 साल के बुजुर्ग की लाश का 244 घंटे तक सिस्टम को पता ही नहीं चला। यह प्रीतम गिरी गोस्वामी है। प्रीतम गिरी अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सड़े हुए सिस्टम की मर चुकी संवेदनाओं को जाते जाते उजागर जरूर कर गए। दरअसल भोपाल की चिनार ड्रीम सिटी में रहने वाले प्रीतम गिरी गोस्वामी 6 जनवरी को घर से मंडीदीप के लिए निकले थे, लेकिन जब शाम तक वापस घर नहीं लौटे तो परिवार ने तलाश शुरू की। पुलिस को भी सूचना दी गई। सिस्टम 77 साल के बुजुर्ग को ढूंढता रहा, लेकिन 10 दिनों तक भी प्रीतम गिरी गोस्वामी का कोई सुराग नहीं लग पाया। परिवार को सिस्टम पर भरोसा भी था और उम्मीद भी, लेकिन 10 दिन तक भी बुजुर्ग को ढूंढने में सिस्टम नाकाम रहा। ये हादसा 6 जनवरी जी दिन मंगलवार जी 12 से 1 के बीच में हुआ है। जी पुलिस में हमने शिकायत की थी, आवेदन भी देके आए थे, पर पुलिस वाले एक दिन भी हमारे पास नहीं आए। 10 दिन बाद जब चिनार ड्रीम सिटी की लिफ्ट से बदबू आनी शुरू हुई तो पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। बिल्डर के मेंटेनेंस वाले सिस्टम ने जब लिफ्ट के डक्ट में झांक कर देखा तो सभी के होश उड़ गए। 77 साल के बुजुर्ग प्रीतम गिरी गोस्वामी की लाश लिफ्ट के डक्ट के अंदर पड़ी हुई थी। जिस घड़ी ये हादसा हुआ था उस समय लिफ्ट टूटी भी थी जी, टूटकर नीचे गिरी थी लिफ्ट, और उसी दिन से हमारे पिताजी जी जी लापता थे जी, जिसको हमने इधर उधर ढूंढा भी। मंडीदीप के केके निकले थे जो कि मंडीदीप नहीं पहुंच कर यहाँ लिफ्ट के कालगाल में समा गए जी। वो तो बदबू आ रही थी उसमें से जी, तो उसके आधार पे ये इनने करा है। पूरे में हमने पिताजी को ढूंढा, वो तो यहाँ पे लिफ्ट जैसी उठाई तो उसके नीचे दबे हुए थे। सवाल ये है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? लिफ्ट खराब थी तो समय पर ठीक क्यों नहीं कराई गई? सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सोसाइटी के सीसीटीवी क्यों बंद पड़े थे? क्या सिस्टम सोसाइटी में रहने वालों के साथ घटना का इंतजार कर रहा था? और सवाल ये भी है कि पुलिस ने जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की?
भोपाल के कवर्ड कैंपस की यही वो लिफ्ट है जो मौत की लिफ्ट साबित हुई। इस लिफ्ट के गेट खोलने पर बुजुर्ग जो हैं वो डक्ट में गिर गए और 10 दिन तक दबे रहे। 10 दिन तक वो डक्ट में दबे रहे। बदबू आने के बाद इसका एहसास हुआ स्थानीय लोगों को कि वो इसमें दबे हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको कुछ सुराग दिखाते हैं। जो कैप देख रहे हैं और जो जूता आप देख रहे हैं, ये उन्हीं बुजुर्ग के हैं जो कि 10 दिन तक इस लिफ्ट में दबे रहे थे। पुलिस ने कंप्लेंट की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन ये जो कैमरे हैं ये भी खराब थे, जिस वजह से उनके मूवमेंट का पता नहीं चला। सोसाइटी में लिफ्ट का गेट कई बार बिना लिफ्ट कैबिन के खुले मिलने की शिकायतें की गई थी, लेकिन सिस्टम को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार था। बुजुर्ग के परिजनों का मानना है कि वो 30वीं मंजिल से लिफ्ट के डक्ट में गिरे होंगे। सवाल ये है कि बुजुर्ग के साथ हुई दर्दनाक घटना के जिम्मेदारों को कब चिन्हित किया जाएगा। लिफ्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी बिल्डर की थी या फिर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की। सवाल तो ये भी है कि जिस सरकारी सिस्टम को समय समय पर लिफ्ट के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी, वो क्या कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर। मुंबई कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 करोड़ तक का अवैध सोना पकड़ा है, जो चोरी छिपे देश के अंदर स्मगल किया जा रहा था। इस एक्शन में सोना और महंगे लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया सुपरिटेंडेंट कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन मीणा और उनकी टीम ने। जांच के दौरान चौधरी सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिसे देश के बड़े स्मगलिंग नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एक बात तो साफ है, अगर कस्टम्स को शक है, चेकिंग तो होगी। देखिए तस्करी द स्मगलर्स वेब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रतीक यादव ने अपना पर एक और नया पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है और ये कहा है कि मेरे पिता और मेरे भाई से संबंधों को तुड़वाया अपर्णा को झूठा बताया प्रतीक यादव ने, और ये कहा कि पूरी तरीके से जिंदगी में जहर घोला है। अपर्णा पर प्रतीक यादव का एक नया आरोप, इससे पहले एक और पोस्ट आया था जिसमें अपर्णा के साथ शादी करना प्रतीक यादव ने दुर्भाग्य बताया था और कहा था कि वो एक मेंटल ट्रॉमा के फेज से गुजर रहे हैं। अपर्णा को सिर्फ फेमस होना है और इन्फ्लुएंशियल बनना है। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर। मुंबई कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 करोड़ तक का अवैध सोना पकड़ा है, जो चोरी छिपे देश के अंदर स्मगल किया जा रहा था। इस एक्शन में सोना और महंगे लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया सुपरिटेंडेंट कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन मीणा और उनकी टीम ने। जांच के दौरान चौधरी सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिसे देश के बड़े स्मगलिंग नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एक बात तो साफ है, अगर कस्टम्स को शक है, चेकिंग तो होगी। देखिए तस्करी द स्मगलर्स वेब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। काबुल में मौजूद ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आया है। बता दूं, काबुल में मौजूद चाइनीज ये धमाका हुआ है। इस धमाके की वजह से कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। काबुल में आईईडी ब्लास्ट होने की बात सामने आई है। आईईडी ब्लास्ट होने की जानकारी मिली है, उसका वीडियो सामने आया है। काबुल में चाइनीज रेस्टोरेंट के पास ये धमाका हुआ है और इस धमाके की वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और कई लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी तक साफ नहीं हुआ है। धमाके की तस्वीर आप देखिए, कितना जबरदस्त ये धमाका था। आग का गोला जो है वो दिख रहा है तस्वीर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH